चलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 3 को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और बहुत अच्छे अच्छे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो ये पिछली क्लास का होमवर्क था, समय हम लोग ज्यादा नहीं गवाएंगे। पिछली क्लास का ये होमवर्क था, बहुत सारे बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने इसका आंसर सी यानी कि n/20 दिया। ठीक है, जो कि इसकी नॉर्मलता है, जो कि सही आंसर है। तो ये जिन बच्चों ने आंसर दिया था बहुत सही आंसर है, और जिन्होंने नहीं दिया था वो अपना मैच करा ले। ठीक है, तो आंसर जरूर किया कीजिए, उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो एग्जाम में आप कर पाएंगे। देखिए, क्वेश्चंस केमिस्ट्री में बहुत हार्ड नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल भी हार्ड नहीं आता है और थ्योरी भी हार्ड नहीं आती। केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही नंबर उठता है, मैथ से अगर आप मैथ के 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, 38 में से 15 आधे क्वेश्चन कर लेते हैं, और 8-9 क्वेश्चंस फिजिक्स में, 8-9 क्वेश्चन केमिस्ट्री में कर लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस समझना है और जो पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो पढ़ लिया और एग्जाम में आ गया तो बस इतना दिमाग में आ रहा है कि यार कहीं तो पढ़ा था, आदित्य सर ने बताया था, या फिर हमने बुक में देखा था, या फिर हमने इस किताब में देखा था, इस मॉडल पेपर में देखा था, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा ना हो, जो क्वेश्चन देखे हैं उसको इतना अच्छे से देखिए कि फिर सिलेक्शन हो ही जाए। ठीक है, चलिए सर, तो इसका आंसर हो गया। इसके आगे से हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं, H2SO4 है ना, H2SO4 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 है। सूत्र भी बता दिया, कभी कभी सूत्र आपको नहीं बताए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बता दिया, और कह रहा कि इसकी भास्मिकता, भास्मिकता क्या होती है भाई, भास्मिकता को हम लोग इंग्लिश में बेसिसिटी कहते हैं। बेसिसिटी, भास्मिकता, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिसिटी। सॉरी, यहाँ पर सी रहेगा। बेसिसिटी यानी कि कितना बेस है। ठीक है, जैसे होता ना कि कौन सा, कोई भी हमारा जो यौगिक है वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है, तो उसी को हम लोग बेसिसिटी कहते हैं, भास्मिकता कहते हैं, क्षारीयता कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तत्व है जिसका अणुसूत्र दिया है। उसके बाद पूछ रहा है कि अम्ल का, ये जो अम्ल है, क्योंकि अम्ल ही है, तो इसका आपको इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। इक्विवेलेंट वेट आपसे निकालने के लिए कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। अब इक्विवेलेंट वेट का हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था बहुत अच्छे से डिटेल में, और बहुत बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, है ना। तो अब आपको आंसर करना है कि क्या इसका आंसर आएगा। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये है कि जिसको इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम फिर वो नहीं कर पाएगा, जिसको मालूम है वो तुरंत कर लेगा। इक्विवेलेंट वेट में क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट में सबसे पहले तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है अणुभार। अणुभार, अणुभार यानी कि उसका मोलिकुलर वेट, है ना। और अपॉन में क्या होता है, एन फैक्टर। क्या होता है, एन फैक्टर। अब ये जो एन फैक्टर है ये बारी बारी बहुत सारी चीजों के लिए चेंज होता रहता है। ठीक है, अम्ल के लिए अलग होता है, क्षार के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका निकालना है, तो उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इसका अणुभार तो चाहिए, तो यहाँ पर अणुभार कैसे निकालते हैं भाई, जो अणु है ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसमें है, तो एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हमारे पास में S है जिसका 32 होता है सल्फर का। ठीक है, O यानी कि ऑक्सीजन है, तो इसका 16 होता है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 4 अणु है तो 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 32, ये आएगा 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64। ठीक है, 64 आ गया। तो अब इसको जोड़ दीजिए, कितना कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा ये 9, है ना। तो 98 आ जाएगा। तो अणुभार कितना आ गया आपके पास में, अणुभार कितना आ गया, 98 आ गया, है ना। अब एन फैक्टर यहाँ पर क्या है, बेसिसिटी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है। क्या बताया है, कह रहा है कि इसकी भास्मिकता 2 है। कितनी है, 2 है, तब आपको इसका तुल्यांकी भार यानी कि
इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो भाषमिकता ही इसके लिए n फैक्टर है यहाँ पर। तो n फैक्टर है तो बस इसको डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 49। तो 49 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन, लेकिन अगर जिसको मालूम नहीं है कि इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट से एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, जैसे कल की क्लास में हमने आपको बताया कि एक क्वेश्चन आपका जल की कठोरता से आना तय है, उसी तरीके से इक्विवेलेंट वेट से भी आना कंफर्म है। ठीक, तो जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं कि इससे क्वेश्चन आना है, उन चैप्टर्स को तो अच्छे से जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, इक्विवेलेंट वेट से भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हो गया इक्विवेलेंट वेट का। देखिए, इसके बाद का ये जो क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है, इसमें थोड़ा कुछ मतलब कि क्वेश्चन में कुछ डेटा प्रॉब्लम है, तो हम अभी इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ के आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको वो अगली क्लास में करके बता देंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक वाष्पशील यौगिक बेंजीन, बेंजीन आप जानते हैं, बेंजीन का अणु सूत्र, अणु सूत्र, बेंजीन का अणु सूत्र कितना होता है भाई? देखिए, इसमें लिख दिया है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ना लिखे, तो जब नहीं लिखेगा तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि बेंजीन का क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा चीजें याद भी रखिएगा। अणुसूत्र इतना होता है, यदि कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन और इसका भार भी दे दिया है। हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, और कार्बन का हम जानते हैं कि कितना होता है, कितना होता है भाई, 12 होता है ना। तो इसमें लिखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु भार क्रमशः 12 और 1 है। ठीक है, तो बेंजीन का वाष्प घनत्व क्या पूछ रहा है भाई? वाष्प घनत्व। तो कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो है इंग्लिश में थोड़ा डिफाइन किया कीजिए। तो देखिए, इंग्लिश के लिए क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, है ना, वो हिंदी माध्यम के हैं, तो उनके लिए और साथ साथ हम आपके लिए इंग्लिश वर्ड आज यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये अणुसूत्र है। ठीक है, और तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। वाष्प घनत्व है तो इसको हम लोग वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो आप ये जो इंग्लिश का टर्म है, आप ये जो बुक है ना, मतलब ये मॉडल पेपर, इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इसको बाइलिंगुअल बनाया गया था कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हो। ठीक है, तो ये दोनों के लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पर क्या है कि वाष्प घनत्व है ना, क्या बता रहा था मैं, क्वेश्चन क्या था? अच्छा हाँ, तो इसका ये है, तो इसका क्या बताना है? अच्छा, वाष्प घनत्व तो बताना ही है। ठीक है, भुला गया उसको। तो वाष्प घनत्व तो बताना है, तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? 13 है, 26 है, और 39 है, और 52 है। ठीक है, तो इसका वाष्प घनत्व आपको बताना है। ठीक है, अब वाष्प घनत्व कैसे निकलता है? वाष्प घनत्व निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर वाष्प घनत्व निकालने का हम आपको एक तरीका बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको जो दिया गया है, ठीक है, बेंजीन का सूत्र, सबसे पहले हम इसका अणुभार निकालते हैं। ये तो अणुसूत्र है, अणुसूत्र से अणुभार निकलेगा। तो इससे कैसे निकलेगा? ये 6 अणु है किसका? कार्बन का। तो कार्बन के एक अणु में कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का भी 6 अणु है, तो 6 गुणित हाइड्रोजन में एक ही होता है, एक अणु में एक भार होता है। ठीक है, 1 ग्राम कह दीजिए, जो भी कहना है, 1 यूनिट कह दीजिए। तो 12 छंग 72 हो जाएगा, और ये 6 यानी कि 78। ठीक है, कितना हो जाएगा क्या? इसका अणुभार 78 अणुभार हो जाएगा बेंजीन का। अब वाष्प घनत्व जो होता है, वाष्प घनत्व का सबसे बढ़िया चीज क्या है कि जो हमारा अणुभार होता है, ठीक है, अणुभार होता है, उसका आधा होता है। अणुभार का आधा हमारा क्या होता है? वाष्प घनत्व होता है। यानी कि आप किसी का अणुभार निकाल लीजिए, उसका वाष्प घनत्व निकालना, तो उसको आधा कर दीजिए, आपका वाष्प घनत्व निकल जाएगा। इससे एक चीज और होता है फायदा, कि कभी कभी हमको वाष्प घनत्व दे देता है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसका अणुभार निकाल लेते हैं, है ना। तो दोनों चीज याद रखिएगा, मतलब इस 2 को अगर आप इधर भेज दें तो ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये अणुभार निकलने लगेगा फिर। तो ऐसा भी कभी कभी आता है, तो दोनों चीज आप निकाल सकते हैं। अणुभार दिया है तो वाष्प घनत्व दिया है तो अणुभार निकाल सकते हैं।
तो चलिए 78 इधर से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा भाई 3 और 9 दूनी 18 तो 39 ऑप्शन में है आपके। चलिए ये भी थर्ड नंबर ऑप्शन पे ही है। आज सब थर्ड ही सही होगा क्या? ठीक है, तो ये आपका ये भी छोटा सा आंसर रहा है ना, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये जब पूछे जाएगा ना तो आपको जब मालूम नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी चीज अभी ये आपको बेंजीन का फॉर्मूला बता दे रहा है। अब जिससे कह दे कि बेंजीन है ना, बेंजीन का वाष्प घनत्व क्या होगा, ऐसे आपसे पूछ ले सीधे, तो आप क्या करेंगे? अब पहले आपके दिमाग में बेंजीन का फार्मूला आना चाहिए। बेंजीन का फार्मूला आ गया तो उसका वाष्प घनत्व तो निकाल सॉरी अणुभार निकालना आना चाहिए। अणुभार निकल गया तो फिर आपको ये फार्मूला आना चाहिए कि अणुभार को आधा करेंगे तभी वाष्प घनत्व निकलेगा। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चंस जो है इसमें बता दिया है। अगर नहीं बताएगा तो फिर ये क्वेश्चन हाई लेवल का पहुंच जाएगा, है ना, केमिस्ट्री के लिए। बाकी मैथ के लिए तो कठिन क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। अब कहाँ गए हम लोग पहुंचे? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, अच्छा एक लिखा है Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बात है सर, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। लिखा है कि में से किस ऑक्साइड का, ये सभी ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए हैं, ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा, किसके द्वारा? हाइड्रोजन द्वारा द्वारा अपचयन अपचयन सॉरी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, इस राइटिंग को किसी दिन इनाम मिलेगा, है ना, और आप लोगों को भी इनाम मिलेगा। एक बार बताया था ना हमने, कौन सा इनाम मिलेगा? राइटिंग समझौती नियम क्या था, पुरस्कार, है ना, राइटिंग समझौती पुरस्कार। चलिए, तो राइटिंग समझौती पुरस्कार जिसको पाना है वो रैंक 1 लेकर के आएगा, तो उसको जो भी रैंक 1 लेकर के आएगा मैं उसको एक पुरस्कार दूंगा, ठीक है। एक बच्चा एक दिन पूछ रहा था कि सर जो रैंक 1 लेकर के आएगा उसको आप क्या देंगे, तो उसको मैं एक पुरस्कार दूंगा और उसका नाम होगा राइटिंग समझौती पुरस्कार। और वो आप मजाक में मत लीजिएगा, वो एक बढ़िया सा पुरस्कार रहेगा, आप उसको घर पे रख सकते हैं, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो अगर यहाँ से आएगा रैंक 1 और हमारे चैनल से होगा या कहीं से भी होगा, अगर हमसे कांटेक्ट करेगा बच्चा, तो फिर हम उसको पुरस्कार वो देंगे, ठीक है। उस पे लिखा होगा राइटिंग समझौती पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए, अब चयन होता है, अब क्या है? अच्छा यही क्वेश्चन ही है कि मतलब इसमें से, मतलब ये सारे ऑक्साइड हैं, इसमें से हाइड्रोजन द्वारा किसका अपचयन होता है, क्या बात है सर। और आपके ऑप्शंस क्या क्या है, कहाँ गया ऑप्शन? ऑप्शन में यही चारों हैं, ऑप्शन में ही चारों हैं कि किसमें का होगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है बस। चलिए बताइए कैसे होगा भाई, ये है ना, ऑप्शन में ही है, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आपको तत्व दिख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाए हुए हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सब जो हमारे तत्व हैं, ठीक है, अलग अलग पावर से, मतलब अगर हम समझने के लिए बात करते तो यहाँ पर कोई ऐसा पावर नहीं, बॉन्ड से, ठीक है, रिएक्शन करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तो उनकी पकड़ ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब इसमें आपने एक श्रेणी के बारे में सुना होगा जिसमें ये होता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्शन कर सकता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। जैसे कि अगर हम उस श्रेणी को देखें तो उसमें सबसे ऊपर होता है हमारे पास में पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आपका आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। इस तरीके से एक श्रेणी चलती जाती है, चलती चलती उसके बाद जाकर के हाइड्रोजन आता है और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर रहता है, ठीक है। कौन कितना रिएक्टिव है, कौन कितना अच्छे से रिएक्शन कर सकता है स्ट्रॉन्ग, आपको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, तो इसके पहले वाला भी क्वेश्चन नहीं दिखा होगा फिर। ओ वन सेकंड, ठीक है।
देखिए इस सीरीज को मैं इधर लिख देता हूँ, ऐसे चलता जाता है और इसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कॉपर, फिर उसके बाद और भी एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन अभी हमको इतना ही देखना है ना। तो यहाँ पर जो भी पोटेशियम के साथ रिएक्शंस करेगा उसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसको ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, छुड़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर कोई ऑक्सीजन रिएक्शन किया हुआ है Na के साथ सोडियम के साथ में, तो जो हमारा एल्युमिनियम है उसकी क्षमता उतनी नहीं कि वो उसको उसके बॉन्ड को तोड़ पाए, ठीक है। उसी तरीके से कहने का मतलब जो ऊपर है वो तो नीचे वालों को हटा सकता है, उसको विस्थापित कर सकता है, लेकिन जो नीचे वाले जैसे एल्युमिनियम है तो वो उसको नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम इस पूरी सीरीज को देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि सोडियम भी आपका हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, कैल्शियम भी आपका इससे ऊपर आ रहा है, और मैग्नीशियम भी आ रहा है, एल्युमिनियम भी आ रहा है। यानी कि कॉपर ही बस एक ऐसा एलिमेंट है इन सब में कॉपर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से नीचे की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अ, ये जब रिएक्शन करेगा इसके साथ में तो यहाँ से ऑक्सीजन को ले जा सकता है, इन लोगों से नहीं, क्योंकि ये सब ताकतवर लोग हैं, ठीक है। देख रहे हैं इतना ऊपर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो इनसे काफी इनकी क्षमता ज्यादा है, तो ये ना तो यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल सकता है हाइड्रोजन, ना तो यहाँ से निकाल सकता है, ना यहाँ से, कहाँ से निकाल पाएगा, जो उसके नीचे के एलिमेंट जितने हैं। तो कॉपर जस्ट उसके नीचे आता है, जस्ट अगर आप उस स्टडी को देखेंगे तो जस्ट उसके नीचे आएगा, है ना। तो जस्ट उसके नीचे आता है। तो अब यहाँ पर ये तो मालूम चल गया कि यही हमारा अपचयित हो सकता है, ये सब नहीं हो सकते, ऑप्शन हमारा सही हो गया। लेकिन अगर इसके रिएक्शंस को भी देख सकते हैं, तो अगर इसके रिएक्शन को हम देखें तो CuO प्लस क्या है H2, तो ये मिल करके क्या बनाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है, और H2O अलग हो जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस है। तो यहाँ से ये हमारा CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, दैट मीन्स कि इसका अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनको नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके साथ सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, कॉपर को ही हाइड्रोजन जो है विस्थापित करके उसको अपचयित कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि 200 वायुमंडलीय प्रेशर, यानी कि प्रेशर कितना, 200 एटीएम का प्रेशर, और टेम्परेचर कितना, 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पर लौह चूर्ण को, यानी कि लोहे के चूरा समझ लीजिए, चूरा है ना, जो छोटा छोटा पार्टिकल को उपस्थिति में, लौह चूर्ण की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में संयोग करके निम्न में से कौन सी गैस बनाते हैं। क्या है भाई, 1:3 में ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं और पूछ रहा है कि संयोग करके कौन सी गैस बनाएंगे, और यहाँ पर क्या क्या चीज है, ये प्रेशर और टेम्परेचर है, और साथ में भी आयरन है, आपका Fe है, लोहा का पार्टिकल है, मतलब Fe, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका है मेथेन, अमोनिया, या फिर अमोनियम नाइट्रेट, या फिर नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, अब देखते हैं क्या बनता है भाई इससे। देखिए, नाइट्रोजन सिंगल है, यानी कि N2 प्लस, हाइड्रोजन 3 ठो है, रेशियो आपको मेंटेन करना है। अब हो गया ना, ये N2 हो गया हमारा, यानी कि नाइट्रोजन हो गया, और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। अरे भाई इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये और ये इनका रेशियो देखिए 1:3 का है, बिल्कुल। अगर ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, ये दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे 2H, नहीं नहीं, 2NO3, एन सॉरी NH3, क्या मैं बोल दे रहा हूँ, ओ कहाँ आ रहा, 2NH3, ठीक है। तो अब देखिए एक बार, ये बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। तो ये बिल्कुल जो है बैलेंस है। तो ये NH3 क्या होता है, NH3 आपका क्या होता है, NH3 अमोनिया होता है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया बनाएंगे, और ये एक प्रोसेस है आपका,
ठीक है, जिसपे इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हेबर प्रोसेस बोला जाता है। हेबर, हेबर याद रखिएगा, हेबर प्रोसेस। ठीक है, ऐसा भी कभी पूछ सकता है, हेबर प्रोसेस, है ना, हेबर प्रक्रम या हेबर प्रोसेस, इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें इस तरीके से 1:3 के फॉर्म में इसको मिक्स करके अमोनिया रिलीज होती है और इसमें हम लोग आयरन को बनाते हैं, है ना, लोहे को बनाते हैं। ठीक, तो ये फेमस एक रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, 73 हो गया क्वेश्चन, 74 पे आ गए हैं, क्या बात है, 74 पे। 74 में कह रहा है कि यदि 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 13 है भाई, 13.2, यदि 13.2 ग्राम अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, क्या बात है, अब देखिए बढ़िया काम किया है, हमारे मन का काम किया है अभी को। अमोनियम सल्फेट 500 मिली यानी कि ml विलयन में उपस्थित हो तो तो मैं हो लिख देता हूं, मैं हो तो विलयन की विलयन की मोललता क्या होगी, क्या पूछा है भाई, क्या पूछा है, मोललता, मोललता, मोललता इसमें लिखी है, मोललता। ठीक है, तो आपको बताना है मोलरता क्या होगी भाई। 0.1 पहला ऑप्शन, 0.2 दूसरा ऑप्शन, ठीक है, 0.2 दूसरा ऑप्शन, और इसके बाद में 0.3 तीसरा ऑप्शन और 0.5 चौथा ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन है बाबू, है ना। अब देखिए, अमोनियम सल्फेट जो है, अभी तो बढ़िया काम एकदम किया है, मस्त काम किया है। अब देखिए इस काम को आप लोग करेंगे, क्या है कि अमोनियम सल्फेट का, अभी देखिए अभी तक क्या करता था, बेंजीन जो एकदम सरल फार्मूला है वो दे दिया आपको, क्या एक दिए थे, सोडियम एक अम्ल दिया था ना, कौन सा दिया था, स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, एकदम आसान, सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल, वो तक दे दिया उसका फार्मूला, लेकिन देखो दिमाग कहाँ लगा है, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला नहीं दिया। तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला देखिए, कुछ क्या है, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत सारा जो है याद हो जाएगा कि इसका अणुभार कितना होता है, इसका कितना होता है ना। तो आप अमोनियम सल्फेट का अणुभार बताइएगा। पहले तो हम लोग मोलरता निकालते हैं कैसे, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे, है ना। तो मोलरता क्या होती, मोलरता कैसे निकालेंगे भाई, तो इसको निकालने के लिए कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए मोल्स, मोलरता निकालने के लिए चाहिए मोल्स, और दूसरा चीज की वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में, लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम हमारे पास में दिया है, विलियन का कितना दिया है भाई, 500 दिया है। तो वॉल्यूम इन लीटर अगर हम बात करें, वॉल्यूम इन लीटर अगर हम बात करें तो 500 ग्राम है, जिसको हम कन्वर्ट करके 0.5 यानी कि हाफ, हाफ ऑफ लीटर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो निकल गया। मोल्स कैसे निकलेगा सर, मोल्स कैसे निकलेगा, तो मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल निकालने के लिए क्या चाहिए बाबू, चलिए मोल्स निकालते हैं, मोल्स। तो मोल्स निकालिए, इसके लिए हमें चाहिए मास, किसका मास, अमोनियम सल्फेट का, जो कि आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 13.2 यानी कि इसका मास। तो यहाँ पर लिख दीजिए इसका मास यानी कि द्रव्यमान, आप समझ सकते हैं, है ना, जितना भी दिया, 100 किलो 50 किलो जितना भी दिया होगा, है ना। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए मोलर मास या फिर अणुभार आप कह सकते हैं। ठीक है, मोलर, मोलर मास। ठीक है, तो बताइए भाई अमोनियम सल्फेट का मोलर मास कितना होगा। तो अमोनियम सल्फेट का मोलर मास निकालने के लिए उसका फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला बताएंगे आप लोग, फिर हम निकालेंगे। अब ये लाइव क्लास है तो नहीं कि आप लोग बताएं, है ना। तो देखिए इसका जो है
फॉर्मूला जो होगा वो बताएंगे आप लोग कि क्या आता है। मैं तो इसका कैलकुलेशन दिमाग में कर लिया आप लोगों से पहले कि इसका 132 के करीब आएगा, है ना? 132 आएगा। अब आप लोग ये बताइएगा कि अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होती है? हबीबी आपको ये बतानी है ना? क्योंकि होमवर्क में आज ये एक होमवर्क होगा और एक छोटा सा और होमवर्क, है ना? लास्ट क्लास है तो होमवर्क तो मिलना चाहिए। अमोनियम सल्फेट बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, सुंदर। तो मास इसका कितना है भाई? दिया गया है आपको 13.2 और यहाँ पर मोलर मास आपने निकाला। क्या बात है सर, कितना देखिए अच्छा रेशियो देता है ना। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। क्या बात है, 0.1 क्या आया? मोल आया। यानी कि इतने में कितना मोल? 0.1 मोल। 0.1 मोल। ठीक है, तो यही आंसर मत टिक कर दीजिएगा तुरंत झटापट, नहीं गलत हो जाएगा। हमको तो मोललता निकालनी, मोललता निकालनी है। तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? मोल लिखना पड़ेगा 0.1 और वॉल्यूम लिखना पड़ेगा 0.5 इन लीटर। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो इससे पूरा कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा। 1/5 को अगर हम सॉल्व कर ले तो 0.2 आ जाएगा। 0.2 आ जाएगा तो 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? ओके, गुड। इसका आप फार्मूला बताइए तब से, फिर उसके बाद मैं देखूं कि आपकी केमिस्ट्री, है ना? अब जब तक फार्मूला आता गया तब तक तो काम होता गया। अब नहीं आया है, अब बताइए फिर क्या होगा, है ना? उसके बाद आप ही ना सोचिएगा कि सर बता नहीं रहे हैं, कहीं सर को ही तो मालूम नहीं। हा 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 हा। हो सकता है आप ऐसा सोचें, लेकिन आप ऐसा सोचेंगे उसके पहले ही हम आपको प्रसाद दे देंगे। प्रसाद का मान होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि m/1000 HCl विलियन के का विलियन के पीएच का मान होगा। विलियन के पीएच का मान होगा। हो गया, बात एक ही हुई, है ना? क्या है? +5 -5 -7 +3। बताइए बच्चों, इसका आंसर की आएगा? दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ओके ओके, माइक बेटा आप ऑन हो ना, ऐसे ऑन ना करो, है ना? तो आप लोगों को ये थर्ड तीनों मॉडल पेपर लगवा दिया गया है और जिन बच्चों के पास मॉडल पेपर नहीं है प्लीज आप उसको परचेज कर सकते हैं। लाइव परचेसिंग चल रही है, आराम से आप जाइए परचेज कीजिए। पीडीएफ के फॉर्म में आपके फोन में सॉरी मतलब एप्लीकेशन पे रहेगा। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर वो बाहर प्रिंट आउट निकले, तो प्रिंट आउट नहीं होगा, बाई पॉलिसी, बाई सिक्योरिटी, बाई एप्लीकेशन प्रोसेस, है ना? तो उसमें बाहर नहीं हो सकता है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और फिर और मजा आएगी। ठीक है, ओके। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। ओके, बाय बाय।